एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें कुछ उनको रिवाइज किया, उनको दोबारा कुछ चैप्टर्स उसके इतिहास के जो है लिखे गए। उन पर एक विवाद भी हुआ और आमतौर पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि शिक्षा का भगवाकरण है। 2-3 इतिहास के वरिष्ठ लोगों से बात की, सभी ने कहा कि एनसीईआरटी में बहुत से सुझाव हैं जो पड़े हुए, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन ये कैसे पढ़ा जा सकता है, इस तरह की बात बच्चों के मन में। तो डॉक्टर साहब, जब आपने चीज़ें बदली थी आपके समय किताबें, तो अब बदलने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या कुछ कमी रह गई थी? तो डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कल को मान लीजिए फिर सरकार बदलती है, फिर वो हो जाएगी। 2014 के बाद अर्जुन सिंह जी के समय जो किताबें बनी थी उनको ध्वस्त नहीं किया, वो चलती रही। तो जब बात संस्कृत की आती है तो आपको संस्कृत से चिढ़ नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है जानने की। मुझे लगता है इतिहास में खास करके और शिक्षा में राजनीतिक एजेंडा किसी भी दल का न हो, उससे बेहतर हो कि देश का एजेंडा हो। इतिहास को इस स्वरूप में देना चाहिए कि तथ्यात्मक हो, तथ्य होने चाहिए। और किसी को बहुत ज़्यादा ये कह देना है हाँ अच्छा शासक था, अशोक भी अच्छा शासक था, ठीक। नैरेटिव भी बनाया जाता है, भारत के राज्यों के राजाओं के बारे में नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया गया। लेकिन ये जो एक बहस चल रही है कि मुगल काल को ही हटा दो, तो ऐसा संभव नहीं है। नमस्कार, अमरउजाला.com पर मेरे कार्यक्रम खरी बात में मैं विनोद अग्निहोत्री आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। और हर सप्ताह की तरह इस बार भी हम एक नए खास मेहमान से रूबरू हो रहे हैं। और इस बार का मुद्दा थोड़ा सा राजनीति से हटके शिक्षा पर है। अब उसको राजनीति भी है उसमें, लेकिन मूलतः शिक्षा पर है कि अभी हाल में जो भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की, उसके बाद एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें कुछ उनको रिवाइज किया, उनको दोबारा कुछ चैप्टर्स उसके इतिहास के जो है लिखे गए। उन पर एक विवाद भी हुआ और आमतौर पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि शिक्षा का भगवाकरण है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना एजेंडा पूरा कर रही है। इस पर विवाद हुआ और काफ़ी बहस हुई, लेकिन सरकार का अपना पक्ष है। सरकार का कहना है कि इतिहास के कुछ अनछुए पक्ष हैं जिनको सामने नहीं लाया गया, वो हम छात्रों के सामने ला रहे हैं। कुल मिलाकर के ये एक ज़बरदस्त विवाद का विषय रहा है। हालांकि ये कोशिश पहली बार अभी नहीं हुई है, ये कोशिश सबसे पहले तब हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी देश के शिक्षा मंत्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्री थे। उस वक्त इस पूरी जो नीति थी उसके सूत्रधार तो डॉक्टर साहब जोशी ही थे, लेकिन उसके संचालक, उसको अमली जामा पहनाने वाले थे तत्कालीन एनसीईआरटी के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर JS राजपूत जी। तो हमने डॉक्टर राजपूत को ही अपने इस कार्यक्रम में बुलाया है क्योंकि वो इस पूरे जो कार्यवाही है या जो ये मुहिम है उसके प्रमुख शुरू करने वाले थे। और उनका क्या व्यू पॉइंट है, क्या दृष्टि है एक शिक्षाविद के नाते, और वो चूँकि शिक्षाविद रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं फिजिक्स के, और एनसीईआरटी के लंबे समय तक वो डायरेक्टर रहे, एनसीटी के चेयरमैन रहे, तमाम सारे अकादमिक संस्थाओं से भी जुड़े रहे। तो डॉक्टर राजपूत, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। और आप आए, अपना व्यस्त समय निकाला। सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई कि आप अभी भी ईश्वर की कृपा से और अपने जीवन शैली से आप स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त हैं। हम शुभकामना करते हैं अपनी ओर से, अमर उजाला परिवार की ओर से, कि आप ऐसे ही स्वस्थ चुस्त दुरुस्त लंबे समय तक, दीर्घ काल तक रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगता है आपने बुलाया और इस विषय पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था जी, तभी मैंने ज़्यादा इसको समझा कि क्यों आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कौन पढ़ा सकता है और क्या पढ़ा सकता है। ये 4 बिंदु लेकर के मैं आगे बढ़ा था। शुरुआत कैसे हुई थी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बताएंगे? शुरुआत यूँ हुई थी कि जब मैं एनसीईआरटी का डायरेक्टर हुआ, मैं एनसीईआरटी में ही काम किया। वहाँ पर मैं 1974 में फुल प्रोफेसर हो गया था जी। तो जब मैं एनसीटी के चेयरमैनशिप 5 साल करने के बाद एनसीईआरटी वापस लौटा एज ए डायरेक्टर, तो 4-5 दिन बाद एक फ़ाइल मेरे पास आई। उसमें यह था कि किसी ने हिस्ट्री की किताब पर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो लिखा था उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में मुकदमा किया था। वो पहले से चल रहा था, उसमें कुछ परिवर्तन हुए, तो उस पर मुझे दस्तखत करने थे कि हम केस लड़ेंगे, जो लिखा गया वो सही। मैंने उसको पढ़ा और मुझे लगा नहीं, ये डिफेंड करने लायक नहीं है।
ये जो है ये गुरु के सम्मान में नहीं है। ये तथ्य जो है, जो लिखा हाँ, गया ये है। जो लिखा गया है, जिस ढंग से लिखा गया है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन और ख़राब था। मैंने अंग्रेजी हिंदी दोनों पढ़े और एक सामान्य नागरिक के नाते मुझे लगा कि नहीं, ये नहीं, ये मैं नहीं करूँगा इसको, मैं इसके डिफेंड करने को तैयार नहीं। उसके बाद मैंने 2-3 इतिहास के वरिष्ठ लोगों से बात की। सभी ने कहा कि एनसीईआरटी में बहुत से सुझाव हैं जो पड़े हुए, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेखकों को देना चाहिए। एनसीईआरटी ने लेखकों से कहा, मगर हमारे बड़े गणमान्य लेखक थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। खैर, मैंने उन दोनों, मैं गया, बहुत नामी इतिहासकारों के पास में गया और मैंने कहा ऐसा है, ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो जो सुझाव आए वो आप देख लीजिए और जो आपको अच्छा लगे उसको देख लीजिए, उसको शामिल कर लीजिए। क्योंकि 30-35 साल पुरानी किताबें हैं। हाँ, तो रिवाइज तो होना ही है, उत्खनन हुआ है, रिसर्च हुई है, अपडेट करना पड़ेगा। और मैं इस अपडेटेशन को देख चुका था। फिजिक्स का मैं प्रोफेसर था और शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, ये भी मैं समझ चुका था। एनसीटी के चेयरमैन के रूप में मैं कर चुका था। तो एक इतिहासकार ने मुझे समय दिया, बड़ा मुझे अच्छे ढंग से मिले, बात की, लेकिन उन्होंने, जब मैंने अपनी बात रखी और मैंने कहा जो रिवाइज मैन्युस्क्रिप्ट होगा मैं कुछ अध्यापकों को बुला लूँगा देश भर से, गुवाहाटी से बुलाऊँगा, त्रिवेंद्रम से बुलाऊँगा, जिस कक्षा के होंगे, और वो 5 दिन वर्कशॉप करेंगे, देखेंगे कि कहीं उन्हें कोई असुविधा तो नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट वर्क विद बीजेपी। मैंने कहा साहब मैं तो प्रोफेसर हूँ, सरकार रईस अहमद साहब ने मेरा सिलेक्शन किया था, नूरुल हसन साहब ने मेरा अप्रूवल किया था और मैं काफ़ी समय से हूँ प्रोफेसर, 1974 से 2000 तक काफ़ी होता है वक्त। खैर, मना कर दिया उन्होंने। अगले दिन मैं गया एक दूसरे महानुभाव के यहाँ, उन्हें मैं पहले जानता था। उन्होंने खुद ही कहा कि कल आपने फला से ऐसी बात की थी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट अस टू वर्क विद बीजेपी। फिर मैंने कहा कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं तो एक शिक्षक के नाते आया हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। एनसीईआरटी को आपकी पुस्तकों, आप जैसे लोगों की पुस्तकों से सम्मान मिला है, सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन हाँ, अगर परिवर्तन इस तरह की कोई चीज़ है तो तथ्य तो बदले जाएंगे। उन्होंने भी मना कर दिया। जाहिर है वो वामपंथी सोच के इतिहासकार रहे होंगे। हाँ, और ये सब मैंने बिना मंत्री जी से पूछे किया था। मैंने तीसरे के यहाँ भी जाना था, लेकिन फिर मैंने कहा अब जाने की आवश्यकता जवाब मिलेगा। तो फिर मैंने कुछ दिन बाद ऐसे मिनिस्टर से बात की कि मुझे नए लेखक ढूंढने पड़ेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, लिखने से ही मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे पूछते तो मैं बता देता तुम्हें। मुझे ये सब पता नहीं था क्या राजनीति, लेकिन राजनीति थी, इसमें कोई बात नहीं। फिर मैंने और किताबें पढ़ी और मैं खुशवंत सिंह जी के पास गया, वो मेरे खिलाफ लिखते थे, बहुत लिखते थे। मैंने समय मिल गया मुझे, मैं गया, मैंने कहा मैं इतिहास नहीं जानता, लेकिन ये कैसे पढ़ा जा सकता है, इस तरह की बात बच्चों के मन में कैसे लाई कि घर में माँ सुबह बच्चे से कहती कि गुरु को प्रणाम करके स्कूल जाओ, और स्कूल कहता है कि गुरु ने सारा इलाका ध्वस्त कर दिया, तहस तहस कर दिया, कंडक्टेड, मतलब एक तरह से वो लुटेरा जैसा साबित होता था जो भाषा इस्तेमाल की गई। उन्होंने काफ़ी देर मुझसे बात की, सब कहा और कहा आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका विरोध करता रहूँगा। तो मैंने कहा मुझे ये बताइए कि ये कैसे लिखा लोगों ने। तो उन्हें वो सब जानते थे और मैंने कहा सुधार कैसे होगा। उन्होंने कहा कि देखिए सिख इतिहास जो है वो तो सारा लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है और एक कोई बहुत पुराना नहीं है। हाँ, कोई पुराना, हजारों साल सब कुछ है। वो मतलब जैसे गुरु के बच्चों को जो चुनवाया गया ये सब हुआ, तो निश्चित रूप से वो आना चाहिए। और ये इन लोगों ने पर्शियन सोर्सेज लिए हैं, ये लिए, और आइडियोलॉजी फ्रॉम लेफ्टिस्ट लिए। खैर साहब, फिर मैंने किताबों के, मतलब इतिहास का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हर एक की रुचि उसी में होती है। तो मैंने अपने विवाद भी उसी पे होता है। हाँ, तो नए इतिहासकार हम लोगों ने किए। मेरे विरुद्ध वो शुरू हो गई क्योंकि मैं डिफेंड करता था। मैं अपनी बात को कहता भी था, लिखता भी था, जवाब भी देता था। और कई, मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो मेरे उसमें आई, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। एक चीज़ जरूर आप सुने, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने मुझसे कहा कि उनका नेशनल कन्वेंशन त्रिवेंद्र में हो रहा है, मैं उसका उद्घाटन करूँ।
तो मैंने पूछा कौन आएगा, तो 2500 यंग पीपल फ्रॉम, मैं गया और मैंने भाषण दिया। मुझे तो यही बताना था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या होना चाहिए। उस समय मीडिया का मेरे पर विशेष ध्यान था, तो कम से कम 40-45 कैमरा और ये सब लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आए हैं, ये आरएसएस की संस्था है, और आप कहते हैं कि आप आरएसएस के नहीं। मैंने कहा मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं आरएसएस का भी हूँ, मैं एनएसयूआई का, एसएफआई का, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया कम्युनिस्टों का है। मैंने कहा इन सबका हूँ। आई बिलोंग टू ऑल ऑफ देम बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर द चिल्ड्रन, आई अर्न माई ब्रेड फ्रॉम चिल्ड्रन। मैं बच्चों के लिए काम करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, अपने बच्चों को रोटी खिला रहा हूँ जी। और अगर मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी बुलाए तो मैं जाऊँगा। मुझे तो अपनी बात कहनी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में मुझे ले चलें वहाँ भी तो मैं चलूँगा और मैं अपना कार्यक्रम बंद कर दूँगा। उसके बाद किसी का कोई जवाब नहीं। मैंने कहा आई कांट गेट क्रैश। ऐसा ही एक बार यहाँ दिल्ली में सहमत वाले एक सेमिनार कर रहे थे, तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे कहा कि आप वहाँ क्यों नहीं अपनी बात कहते, आपकी बात में दम है। तो मैंने कहा भाई मैं ज़बरदस्ती तो नहीं जा सकता ना। तो मेरे ऑफिस में बैठे थे, मैंने कहा वो मुझे बुलाएं तो मैं आऊँगा। तो उन्होंने मेरे ऑफिस से ही फ़ोन किया जी और कहा कि आप इनको क्यों नहीं बुलाते। तो उन्होंने कहा वी इनवाइट लाइक माइंडेड। अब इनविटेशन नहीं होगा तो मैं ये सब देखा है, नहीं जा सकते। परिवर्तन देखिए आवश्यक है, कोई भी विषय हो। मैंने 1962 में एमएससी में एक स्पेशल पेपर लिया था इलेक्ट्रॉनिक्स का। उस समय सबसे पॉपुलर वही था, अधिकांश जिनके नंबर अच्छे होते तो वही लेते थे। अपकमिंग सब्जेक्ट 700 पेज की किताब थी, फॉरेन ऑथर की थी। वो हम लोग पढ़ते थे, सब वही पढ़ते थे और नई किताबें सब बदल दी गई। अगर वो किताबें चलाई गई होती जैसा कि 2014 के बाद हुआ, 2014 के बाद अर्जुन सिंह जी के समय जो किताबें बनी थी उनको ध्वस्त नहीं किया गया, वो चलती रही। अब आप देखिए 24 में शुरुआत हुई है कि नई किताब बनाने की, क्योंकि इन लोगों ने अध्ययन किया कि कहाँ क्या है, उसको अच्छे ढंग से देखा जाए, फिर से किया जो ठीक है वो रखा जाए, जो रखा जाए। बाकी उन्होंने बदला उसको और बदलाव हो रहा है। अब बदलाव पे तो राय अलग अलग होगी ही, चाहे कोई भी हो, क्योंकि कहाँ कौन शब्द इस्तेमाल होता है। बिल्कुल हाँ। तो डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है कल को मान लीजिए फिर सरकार बदलती है, फिर वो हो जाएगी। हाँ, अगर ये तो एक अजीब सी बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात, बच्चों के लिए दिक्कत वाली बात बनती है जब बैच कुछ पढ़ रहा है, दूसरा बैच कुछ पढ़ रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, किताबों में परिवर्तन तो होना वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाता है और 5 साल का समय इसके लिए काफी माना जाता है कि 5 साल बाद आप अपडेट किया जाए, अपडेट करिए। ये वैज्ञानिक, ये तो हर विषय की किताबों में होता है, हर विषय में भी होता है। तो किताबें जो बन रही हैं आज भी जो बन रही हैं वो हर विषय की बन रही। 1991-92 के आसपास यशपाल जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जी, और उसका मुख्य काम था बस्ते का बोझ कम करना। करिकुलम बढ़ रहा है कि नई चीजें तो आप जोड़ देते हैं, पुरानी हटाते नहीं। तो हम लोगों ने उस पर बहुत ध्यान दिया। उसने कहा था कि ये जो हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, सोशल साइंस के विषय हैं, इनको कक्षा 8 तक या 10 तक, हाँ कक्षा 8 तक अलग अलग 4 विषय बनाकर 4 पुस्तकें बनाना बच्चे के ऊपर बोझ है। हमें एक सोशल साइंस करके एक पुस्तक बनानी, ये उनकी रिकमेंडेशन थी। हाँ, पहले अलग अलग विषय थे ना। हाँ, तो हमने तो अलग अलग ही पढ़े हैं। हाँ, अलग अलग पढ़े सब थे, आज भी अलग अलग है। लेकिन हम लोगों ने इस पर काफ़ी विचार किया, राय ली और किताबें बनवाई। वो ये किताबें कक्षा 6 और 7 की बन करके चालू हुई। मैं जहाँ जाता था अध्यापक बहुत प्रसन्नता से इस बात को पाते थे। और देखिए, जो रिकमेंडेशन करने वाले थे, जब एनसीईआरटी उनके आधिपत्य में आई, ये मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर्स की, उन्होंने ही कहा कि नई किताबें अलग अलग होनी चाहिए। अपनी ही पुरानी रिकमेंडेशन कृष्ण जो डायरेक्टर हुए बाद में। तो ये सब बातें हुई। डॉक्टर साहब, ज़्यादा विवाद जो है वो इतिहास की किताबों में लेकर के ही है, करंट। अब उसमें 2 तर्क हैं। एक तर्क तो ये है कि साहब बहुत सारी चीज़ें इतिहास की छिपाई गई और अतिरिक्त महिमा मंडन किया गया कुछ राजाओं का, खासकर मुगल काल का, और बाकी चीज़ें छिपाई गई।
दूसरा वर्ग या मुगलों की जो और नकारात्मक पक्ष थे वो छिपाए गए, ये तर्क है जो संशोधन का पक्ष है। हाँ, दूसरा पक्ष ये कहता है कि साहब हमने जो है जो बहुत सारे नकारात्मक पक्ष थे वो इसलिए छिपाए ताकि बच्चों के मानस में जो है कोई नेगेटिव छवि न बने, और चूंकि देश को आगे बढ़ना है तो उनके मन में किसी तरह की वो, इसलिए उनके सकारात्मक पक्ष ज़्यादा दिया गया और इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। तो आपकी क्या राय है कि इतिहास में, चूंकि ये तो एलिमेंट्री चीज़ें हैं ना, हाई स्कूल तक ही पढ़ाया जाता है, बाकी उसके बाद तो स्ट्रीम अलग अलग हो जाती है, तो हाई स्कूल तक के बच्चे उनका मानस जो है उतना परिपक्व नहीं होता है जो बाद में होता है, तो उनको किस तरह की चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए इतिहास में, जैसे सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष हैं। अब अकबर को लेकर के जैसे कि अकबर ने 30,000 हिंदुओं की हत्या की और उसके बाद चित्तौड़ में जौहर हुआ और बाद का उसका काल जो है एक शासक के रूप में बड़ा सराहा गया। यही बात अशोक पर भी लागू होती है कि चंड अशोक और बाद में धम्म अशोक, प्रियदर्शी अशोक बना। तो आप एक शिक्षाविद के नाते, इतिहासकार तो अपने मित्र की व्याख्या करते हैं, और इसलिए मैं इतिहासकारों से बात करूंगा तो उसके एंगल से, क्योंकि हर इतिहासकार की अपनी दृष्टि होती है, वामपंथियों की अपनी दृष्टि है, दक्षिणपंथियों की अपनी दृष्टि है, सबकी अलग अलग दृष्टि है। तो एक शिक्षाविद के नाते बच्चों को किस हद तक इतिहास की कौन कौन सी जानकारी कैसी दी जानी चाहिए? देखिए इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करूँगा जी। जब ये थर्ड मिलेनियम में ट्रांजिशन हो रहा था, हम 21वीं शताब्दी में आ रहे थे, तो यूनेस्को ने एक कमीशन बनाया कि 21वीं सदी में शिक्षा का क्या स्वरूप होगा। दुनिया भर के बहुत टॉप लेवल के 11 लोग उसमें थे, डॉक्टर करण सिंह उसके मेंबर थे जी। तो निश्चित रूप से भारत का जो प्रतिनिधित्व वहाँ पर डॉक्टर करण सिंह कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। और डॉक्टर करण सिंह कांग्रेस के थे, वो अलग बात है। और वेदांती भी है, और वेदांती भी है। भारतीय संस्कृति के लिए उससे बढ़िया कोई व्यक्ति मुझे समझ में नहीं आता, मैं उनके पास जाता रहता। उसकी एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट का टाइटल है लर्निंग द ट्रेजर विद इन। जब वो रिलीज हुई जिनेवा में 1996 में हुई, सारी दुनिया में पढ़ी गई सब, मैं वहाँ मौजूद था। तो उसके चेयरमैन ने एक सेंटेंस कहा, एजुकेशन इन एवरी कंट्री मस्ट बी रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस। हर देश की शिक्षा में प्रोग्रेस, न्यू नॉलेज, प्रोग्रेस में जो है यही मतलब हर देश की शिक्षा व्यवस्था की जड़ें उसके संस्कृति में गहराई तक जानी चाहिए। अब इतिहासकार को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेकिन नए ज्ञान के पृथ्वी खुला, उसके लिए इंस्पिरेशन मिले बच्चे को कि उसे रिसर्च करनी है। केवल ये करके मेरे वेद में ये था और हमने हवाई जहाज बनाए थे, उससे काम चलेगा नहीं चलेगा। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, दिखाना, और आप अगर नई तकनीक सीखनी पड़ेगी, नई तकनीक सीखनी पड़ेगी। उसने लर्निंग टू लर्न की जीवन पर्यंत सीखना पड़ेगा, ये सब उसमें दिया हुआ था। तो जब बात संस्कृत की आती है तो आपको संस्कृत से चिढ़ नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले हैं जो कहते हैं कि उसकी आवश्यकता क्या है जानने की। अभी कल परसों चर्चा हुई है कि इतिहास से क्या लेना देना है। अब बहुत सी चीज़ें कही जा सकती हैं, मैं नहीं कहूँगा। इतिहास को इस स्वरूप में देना चाहिए कि तथ्यात्मक हो, तथ्य होने चाहिए, और किसी को बहुत ज़्यादा ये कह देना है हाँ अच्छा शासक था, अशोक भी अच्छा शासक था, ठीक। अभी जो चर्चा हो रही है, मैं सामान्य नागरिक के नाते मेरे मन में आता है कि सावरकर जी के बारे में हो रही। देश में एक वर्ग ऐसा है जो उनको महान मानता है, एक ऐसा वर्ग है जो हर मौके पर उनको नीचे लाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी और वो भुला देता है कि उस आदमी ने 11 साल कैसे काटे थे अंडमान निकोबार की जेल में। अब यहाँ पर इतिहासकार की क्षमता, समझ और समाज की स्थिति की समझ, दोनों उसको ध्यान में आनी चाहिए। अगर आप सावरकर को हटाना चाहते हैं तो फिर अकबर की बात भी आएगी। सावरकर के जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव भी है, मैं एज ए सामान्य व्यक्ति मैं मानता हूँ। हाँ, बहुत लोगों ने ऐसा किया, कितने लोगों ने किया योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, ये तो कितने हम सब ने देखा हुआ है अपने घरों में। वो चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, यही लिखा जाता था। उसमें तो ये ट्रेंड था, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। तो ये हम लोगों को मोस्ट ओबीडियंट पीपल लिखाया जाता था, सब यही सिखाया गया। हम लोगों ने भी योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट चिट्ठी लिखना जब हमें अंग्रेजी में सिखाया गया तो उसमें यही बताया गया था कि चिट्ठी कैसे लिखी जाती। तो
ये इंजेन्युइटी पर रहता है। देखिए मुझे लगता है समग्रता में देखना चाहिए, सब, हाँ, किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन समग्रता में करना चाहिए और उसमें जो सकारात्मक पक्ष हैं उनको भी देखना चाहिए और जो उसकी कमियां रह गई हैं। मैंने जैसे मेरे इतिहासकारों से जब आते थे मेरे लेखक, तो मैं सबसे मिलता था, बैठता था, बात करता था, उनका सम्मान करता था। तो इस तरह की बात हम लोग हमेशा करते थे कि जैसा भी हो, आपको न तो बच्चे में व्यग्रता पैदा होनी चाहिए, न उग्रता तो कतई नहीं पैदा होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन तथ्यों की जानकारी लेने के लिए उसको इंगित करिए, तो जाने, इंस्पिरेशन करिए। 10वें तक जो इतिहास पढ़ाया जाए वो तथ्य दे और आगे पढ़ने के लिए प्रेरणा भी दे, ये करे, हाँ, जिसकी रुचि बढ़े वो आगे बढ़े, और नहीं तो न करे। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है इतिहास में खास करके और शिक्षा में राजनीतिक एजेंडा किसी भी दल का न हो, उससे बेहतर हो कि देश का एजेंडा हो। मैं भी सहमत हूँ। और ऐसा, क्योंकि शिक्षा में एक कंटिन्यूटी, निरंतरता जरूरी है, वरना सरकारें बदलेंगी, फिर बदलेगा, फिर बदलेगा, तो बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। असल में ऐसा है, जो मुझे लगता है और मैंने अनुभव से भी सीखा है, संस्थाओं में सीखा है, और मुझे ईश्वर की कृपा से बहुत संस्थाओं में जाने का समय मिला है। मुझे लगता है कि देश में एक ऐसा वर्ग उभरना चाहिए जहाँ पर विभिन्न विचारधाराओं के विद्वान लोग, चाहे वो लेफ्टिस्ट हों, राइटिस्ट हों, कम्युनिस्ट हों, कैपिटलिस्ट हों, उनके बीच में संवाद होना चाहिए। मैंने यही शब्द कहा था जो केरल की बात में कह रहा था। मैंने कहा बच्चे, दे आर नीदर कैपिटलिस्ट नॉट कम्युनिस्ट, दे आर नीदर राइटिस्ट नॉट लेफ्टिस्ट। तो बच्चे हैं, वो देश के लिए आगे चलकर क्या करेंगे वो खुद ही तय करेंगे, वो क्या पढ़ेंगे वो खुद तय करेंगे। आज नई शिक्षा नीति में बात आई है कि यू कैन स्टडी फिजिक्स एंड म्यूजिक, यू कैन स्टडी फिजिक्स एंड फिलोसफी। मेरे समय में ऐसा संभव नहीं था, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ही पढ़नी थी। उसमें तो यही होता था, हम लोग उसी में पढ़ा, या तो आप आर्ट्स में चले जाइए, या साइंस में चले जाइए, या कॉमर्स में चले जाइए। हो सकता है इसमें सीमाएं हों, इसीलिए परिवर्तन होता है। एनसीईआरटी में क्या है कि एक सिस्टम बना हुआ है, किताबें हर साल छपती हैं। मेरे पास एक बच्चे की चिट्ठी आई, हाथ से लिखी थी, मैं एक कक्षा 3 में पढ़ता हूँ, आपकी किताब फला फला में पृष्ठ इतने पर एक चित्र है जो गलत है। चित्र क्या? मैंने किताब मंगाई तुरंत, और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। बच्चा लिख रहा है, बच्चा लिख रहा है। तो मैंने देखा उसमें एक चित्र है और उसके नीचे लिखा किसान हल जोत रहा है, जबकि किसान खड़ा है और हल उसके कंधे पर है। बच्चे का ऑब्जर्वेशन सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। या तो हल जोतता हुआ दिखाई, हाँ, वैसे लिखा हुआ, तो किसान हल जोत तो नहीं रहा। मैंने सारा काम बंद करके उसको अपने हाथ से चिट्ठी लिखी, कई किताबें भेजी और उसको लिखा कि अगले वर्ष जब ये किताब छपेगी तो सही चित्र, तो इस चित्र का शीर्षक बदल दिया जाएगा और इसका तुम्हें क्रेडिट दिया जाएगा कि एक विद्यार्थी के कहने से हुआ। अब मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे बहुत से सुझाव आते थे जो हम लोग अगले उसमें शामिल कर देते थे, और आज भी एनसीईआरटी में है, गलतियां हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एक तरह से नैरेटिव भी बनाया जाता है, खास करके जब जो पक्ष में तर्क दिया जाता है परिवर्तन के, कि साहब हमको भारत के राजाओं के बारे में नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया गया। जबकि मैंने भी एनसीईआरटी से ही पढ़ाई की है, तो मुझे तो मालूम है कि जो प्राचीन भारत का जो सेक्शन होता था उसमें अशोक, चंद्रगुप्त, ये सारे चैप्टर हमने पढ़े हैं। उसमें दक्षिण भारत के राजाओं का, चोल राजाओं का, विजयनगर साम्राज्य का ये भी पढ़ा है, पाल प्रतिहार, ये सभी पढ़े हैं। हो सकता है कि शायद प्रपोर्शन की बात थी, प्रपोर्शन जो मुख्य पॉइंट मैंने देखा था। हाँ, यही नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट का कम, बहुत कम था, नॉर्थ ईस्ट का बहुत कोई जानकारी नहीं थी। और दक्षिण के साम्राज्यों के, चोल राजाओं के, अन्य राजाओं का वर्णन था, लेकिन वो प्रपोर्शन में कम हुआ। और ये तो बात सभी मानते हैं, सामान्य आप किताब उलट के देखिए कि नॉर्थ इंडिया बहुत ज़्यादा था, और उसमें भी ये मुगल शासकों, मध्यकाल बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट रूप से तो था वो उस समय। लेकिन ये जो एक बहस चल रही है कि मुगल काल को ही हटा दो, तो ऐसा संभव नहीं है, कोई इतिहास, क्योंकि तो पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। वहाँ तो जैसे अपना इतिहास शुरू करते हैं 1947 से या मुगल पीरियड से, मुस्लिम पीरियड से, वो अशोक और उसे पढ़ाते ही नहीं है। हाँ, वो उनके, मैं गया हूँ पाकिस्तान कई बार और मैंने वो किताबें पढ़ी हैं उनकी।
निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो अपना अहित कर रहे हैं। हाँ। वो अन्य का नहीं कर रहे हैं। वो घृणा फैला करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। भाई, और मैं 82 अशोक चंद्रगुप्त और ये सब उनका भी तो इतिहास है। मतलब वेद जहाँ लिखे गए या पढ़नी का उसका तो श्रेय उनको लेना चाहिए। देश से कि हमारे इस क्षेत्र में ऐसा ऐसा काम हुआ है और ये क्षेत्र कितना बुद्धिमत्ता दर्शन के हिसाब से आगे था। हाँ, आध्यात्मिकता दार्शनिकता में यहाँ कितना बड़े बड़े चिंतन हुए, कितने बड़े बड़े योगदान हुए, लेकिन उनको समझा पाना हमारा संभव नहीं, हमारा काम भी नहीं, हमारा काम भी नहीं है। लेकिन हमें जरूर समझना चाहिए। हम किसी भी कम से कम उस रास्ते पे ना चलें, उसको नहीं। और हमें तो हमको प्रोपोर्शन सही रखना चाहिए। और इतिहास में हमें तो देखिए कहूँगा कि देश के सामने हर व्यक्ति की चुनौती है कि वो सामाजिक सद्भाव को बढ़ाए जैसा भी हो, और पंथिक सद्भावना को बढ़ाए। हमने जो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया था उसमें एक रिकमेंडेशन की थी जिसकी बड़ी वो मैं कहना चाहूँगा आपके इस कार्यक्रम में। हमने लिखा था कि बच्चों को सब धर्मों के मूल तत्व से अवगत कराना चाहिए। वे समानताओं को जाने और जहाँ जहाँ अंतर है उनका आदर करना सीखे। इससे देश में सामाजिक और पंथिक सद्भाव बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात थी। ये कहा। हमारे खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, वो केस है अरुण राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 12 सितंबर 2002 को जजमेंट आया। उसमें इन्होंने कहा कि ये जो रिकमेंडेशन है ये हिंदुत्व बढ़ाती है। इसमें क्या हिंदुत्व नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये काम, ये जो बात कही गई है ये 50 साल 2002 में कहते हैं। हाँ। ये 50 साल पहले होता तो देश में सामाजिक सद्भाव बढ़ा होता और पंथ निरपेक्षता अच्छे ढंग से स्थापित हो गई होती। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। 3 जजेस की बेंच थी जिसमें ये फैसला दिया था, जिसने मार्च में हमें किताब बनाने से रोक दिया था, मगर जब अध्ययन किया उन लोगों ने तो 12 सितंबर 2002 को ये जजमेंट आया। जहाँ भी होता है मैं समझता हूँ भारत की जितनी गहरी समझ महात्मा गांधी को थी उतनी समझ शायद उस समय भी किसी नेता को नहीं थे। आज का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और यहाँ भी गुरु शिष्य की एक बात आती। जब गांधी जी 2015 में भारत आए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ काम 1915 में 1915 में, तो उन्होंने जब गोखले से कहा कि मैं अब यहाँ काम करूँगा, तो गोखले ने कहा नहीं, अभी तुम यहाँ काम करने के लिए उपयुक्त तैयार नहीं हो, तुम साल भर देश का भ्रमण करो और कहीं कोई मीटिंग ये वो सब नहीं, लोगों से मिलो, उनसे बात करो, देश की संस्कृति को समझो, उसकी विविधताओं को समझो। ये शिक्षा का आज भी उद्देश्य, उसकी विविधताओं को समझो और क्षेत्रीय विविधताओं को समझो। उन सबको जोड़ कर ही भारत बनता है। वो तुम्हारी समझ। गांधी जी ने वही किया। देश की गरीबी और ये सब उन्होंने समझा और उसका उनके हर लेखन में दिखाई देता है। बिल्कुल। जैसे अभी जो यूनेस्को वालों ने बात कही 1996 में, गांधी जी के लेखन में लिखा है, मैं अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खुली रखूंगा, स्वच्छ हवा आती रहे, लेकिन ऐसा न हो कि ऐसा अंधड़ आए कि मेरा घर ही उड़ जाए। उतना ही करूंगा, मैं अपना रखूंगा। फ्रेश एयर के लिए, न्यू नॉलेज के लिए मैं तैयार रहूंगा हमेशा। तो यही बातें मैं कोई अपने हाथ से थोड़ी लाया था। मैंने ये सब पढ़ करके ही, मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा था, मैंने ये आज भी पढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, अब आप चूँकि इतना लंबा समय आपका शिक्षा क्षेत्र में बीता है और एजुकेशन पे आपने बहुत काम किया, खासकर बच्चों की शिक्षा पर, अब आप क्या कर रहे हैं? आपने उसके बाद VRS लेने के बाद क्या आपका योगदान है इस क्षेत्र में, क्या किया आपने? देखिए, VRS लेने के बाद 2004 में मैं वहाँ 4-5 साल और काम कर सकता था। मैंने, क्योंकि मैं उस सरकार के साथ अपने को नहीं कर सकता, कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता था, तो मैंने तय किया कि मैं कोई जॉब नहीं करूँगा और मैंने जॉब नहीं किया करीब अभी तक। लेकिन मैं एक्टिव रहा, मैं लेक्चर देता रहा, मैं किताबें लिखता रहा, मैं हर महीने में 4 से 5 लेख लिखता था। बीच बीच में बड़े पेपर्स भी मैंने छापे और अध्यापकों से मैंने तय किया कि जो बात मैंने कही थी उसके प्रति ही मैं समर्पित रहूँगा और मैं आज भी समर्पित हूँ। करीब 2.5 साल पहले श्री नृपेंद्र मिश्रा जी ने मुझे पूछा और उन्होंने कहा कि आपका इतना बड़ा अनुभव है, इसको आप लिखिए और इस ढंग से लिखिए जैसे भी आपको ठीक समझे। तो उन्होंने मुझे अटल फेलोशिप
जी। आउट ऑफ द वे जाकर के ऑफर की, मेरी वरिष्ठता को देखते हुए। मैं तैयार नहीं था, 2 महीने मैंने उसको हाँ नहीं की। फिर मुझे लगा नहीं, ये काम तो मुझे करना चाहिए, मैंने किया। और अभी मैंने 8 जुलाई को, जिस दिन मेरे 82 साल पूरे हुए हैं, 550 पेज का अच्छा। एक की पांडुलिपि इनको प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को जमा की एज ए अटल फेलो। ये मेरा काम था, वो मैंने करा और उसको नेशनल बुक ट्रस्ट को भी दिया है, जो उसको छापने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुख्य रूप से किस तरह का? उसमें मैंने क्या किया है, मैंने उसका टाइटल है मिलेनियल ट्रांजिशन। कि हम जब 20वीं सदी से 21वीं में जा रहे थे तो हम कितने तैयार थे, या हमने पिछले 5 दशक में, मैंने सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में क्या तैयारी की, हम तैयार हैं क्या उसके लिए? क्योंकि सारी दुनिया ने, जो आपको याद होगा 2K ट्रांजिशन एक बहुत पॉपुलर शब्द था, तो उसी को, तो मैंने ये देखा कि मैंने एक रिव्यू किया है एज एन एकेडमिशियन लीडरशिप, हाउ दे कंट्रीब्यूटेड टू एजुकेशन, कैसे पंडित नेहरू ने संस्थाएं बनाई और वैज्ञानिकों की बात मानी, वो हमारे लिए आज कितना हमें ऊपर ले जा रहा है, उसको मैंने कहा। फिर इंदिरा गांधी के समय में उसी सोच से ये पोखरण 1 और पोखरण 2 वाजपेयी जी के समय में हुआ। तो ये सब शिक्षा के कंटिन्यूटी में आता है, उसको मैंने लिया है। वाजपेयी की लीडरशिप को मैंने विशेष रूप से थोड़ा ज़्यादा किया है कि भाई लीडरशिप भी तो मैच्योर हुई है समय के साथ, तो वो उस एंगल से मैंने लिखा। टेक्नोलॉजी में राजीव गांधी का जो है, हाँ वो भी है, हाँ बिल्कुल। टेक्नोलॉजी, उन्होंने भारत की शिक्षा को समझने के लिए क्या आधार होना चाहिए, एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन एजुकेशन। और वो जो बात मैंने कही थी कल्चर, उसके सब, तो उसमें 2 चीज़ें मैंने और ली। एक तो मैंने कहा कि आप बेसिस होना चाहिए, और उसके लिए मैंने एक सूत्र दिया, उसको शॉर्ट में कहते हैं वेट डैश जी। अच्छा। विवेकानंद, अरविंद टैगोर और गांधी। तो विवेकानंद, अरविंद टैगोर जो है वो सब कुछ इसमें ज्ञान के सूत्र है। विवेकानंद जी भारत को समझने के लिए जी, उनसे अधिक कोई वो नहीं, प्राचीन चीज़ों को जानने, आधुनिक संदर्भ में, आधुनिक भाषा में उनसे बड़ा कोई बढ़िया, और तार्किक तरीके से श्री अरविंदो आध्यात्मिकता, दर्शन और भारतीयता उसमें भरी हुई है। टैगोर मानवीय सुंदरता, प्रकृति के साथ संबंध, साहित्य को, इससे बढ़िया ये मुझे लगा कि है, इसलिए मैंने इन तीनों का वो लिया हुआ है, चलेगा। और व्यवहारिकता में मतलब गांधी। अब इसमें मैं नहीं समझता विचारधारा के, नहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अपनी अपनी विचारधारा के लोग हैं वो नहीं एग्री करेंगे, वो अपने एंगल से देखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार है कि रूटेड टू कल्चर, कमिटेड टू प्रोग्रेस, वो शिक्षा अगर भारत में देनी है तो उसका आधार ये है। और गुरुदेव ने लिखा था, उसको भी मैंने किया है, कि जब हम पैदा होते हैं तो ईश्वर हमें एक वरदान देता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती, पावर ऑफ आइडियाज़, पावर ऑफ इमेजिनेशन। मैं जब अपने लेक्चर्स में इसको कहा तो फिर बाद में मैंने थोड़ा जोड़ा जिससे लोग समझ जाए कि आइडियाज़ इमेजिनेशन से ज़्यादा नहीं एकदम आता है, लेकिन उसको समझने के लिए मैंने कहा क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी जी, ये भी मैंने उसमें जोड़ दिया। तो एक तो दूसरा मेरा खंड ये है। तीसरा खंड है एकल्चरेशन। भठारी कमीशन ने कहा था एजुकेशन एकल्चरेट्स, एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनाती है, और उस पर मैंने लिखा है, मैं चाहता हूँ ये हमारे अध्यापकों के लिए और स्कूलों से विश्वविद्यालयों तक व्हाट इज द कल्चर और व्हाट इज द वर्क कल्चर दैट मैटर्स। तो एक तो मेरा इस पर चैप्टर है, और एक चैप्टर मैंने लिखा है सबसे बड़ी चुनौती, चाहे आप नागरिक हों, चाहे आप शिक्षक हों, चाहे आप एजुकेशन के वो हों, पॉलिसी मेकर हों, वो है देश में सामाजिक सद्भाव लाना और पंथिक सद्भाव लाना। मुझे पूरा विश्वास है, जो पिछले 25 साल में मैंने बहुत गहराई से पढ़ा है, मैं उसके पहले भी मैंने रिसर्च कराई थी, तो एजुकेशन में जो मैंने रिसर्च कराई थी उसमें सब कराया मैंने कि मुस्लिम बच्चे छोड़ क्यों देते हैं। और वो मेरी थीसिस, मेरे विद्यार्थी की थीसिस थी, मुजफ्फरनगर और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के 4-5 जिलों में किया था उन्होंने। बहुत बढ़िया काम था और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वो बच्चे क्यों छोड़ देते हैं। तो इस बीच में हाँ कहते इन जिलों में जो पश्चिम क्षेत्र है, बच्चे शुरू में
रामलीला में भी हिस्सा लेते, जी। मुस्लिम घरों के बच्चे हाँ। अब बड़े आराम से लेते। अब स्थिति मैं नहीं जानता, लेकिन तब था, हाँ हाँ लेते थे। लेकिन जब वो देखता था कि हमारी किताब में रक्षाबंधन पर पाठ है और होली पर पाठ है, लेकिन ईद पर नहीं है। जब इस लेवल पर पहुंचता था तो अपने घर में पूछता था, औरों से पूछता, फिर वो विड्रा करने लगता था। फिर एनसीईआरटी ने इसको अध्ययन किया और उसको लाए, मतलब उस पर भी चैप्टर लाए कि भाई हाँ ये बात तो सही है, सही बात है, वो भी एक तो ये एक रिसर्च संस्कृति का हिस्सा है। हाँ, वो भी उसका हिस्सा है और लाना चाहिए। और जब उसको भागीदारी लगेगी तो निश्चित रूप से सद्भाव बढ़ेगा, और सद्भाव बढ़ाने में कोई भी कोताही नहीं करनी चाहिए। इसमें तो प्रेमचंद की ईदगाह कहानी सबसे बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छी कहानी है। बहुत सी प्रेमचंद जी ने इस बात को खूब समझा था। और हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हमारे समय में प्रेमचंद जी को हम लोग खूब पढ़ते थे। जी, वो तो हम लोग पढ़ते, हमारा विषय कोई भी हो, हम लोग चाहे साइंस के हो, आर्ट्स के हो, प्रेमचंद सबके प्रिय थे। और बहुत मतलब वो कहते ना, जैसे मैंने भी कहा, भारत की समझ उस व्यक्ति को जितनी रही जी, वो मतलब बड़ी मुश्किल से वैसे लोग मिलेंगे। तो ये मेरे 4 चैप्टर्स हैं वो जो मैंने दिया है, और मैंने उस दिन 82 साल पूरे किए 8 जुलाई को। उस दिन मैंने ये जमा किया है, ये छपने और छपेगा इसके पहले, और अब मैं कुछ और काम शुरू कर रहा हूँ। चलिए, आपको डॉक्टर साहब जो भी काम आप शुरू करें उसमें आपको सफलता मिले, इससे देश का भी भला हो, समाज का भी हो, हम सबका भी ज्ञानवर्धन होगा। और मैं तो चाहूँगा कि आपकी जो थीसिस जब किताब के रूप में आएगी तो मैं भी उसको पढ़ूंगा, लूँगा और आपसे दस्तखत करा के लूँगा उसमें। ये थे डॉक्टर JS राजपूत जी, जाने माने शिक्षाविद, एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक, और जो किताबों में इतिहास लेखन में जो एक रिवीजन की बात हो रही है, पुनर्निरीक्षण की बात हो रही है, उसके सबसे पहले उसकी शुरुआत करने वाले भारत सरकार में डॉक्टर राजपूत थे। आज हमारे बीच में आए और हमसे चर्चा की। जाहिर है, मुझे लगता है कि उनकी बातचीत से बहुत सारी धुंध साफ हुई होगी जो इस विवाद को लेकर बनी हुई थी। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार, तब तक के लिए विनोद अग्निहोत्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।